Hello students, welcome to Anujadwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम बीकॉम का 6th सेमेस्टर का एडवांस स्टैटिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। बच्चे चैप्टर का जो नाम है बच्चे वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स में है, एक है बाइनोमियल के थ्रू, एक है बच्चे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे इन दोनों टॉपिक के ऊपर हमने इसके अंदर डिस्कस करना है, यही हमारा सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। बच्चे इस लेक्चर को सुनने से पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे दोनों जगह पर एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डाला हुआ है क्लास 10th के लिए। इस चैप्टर को करने से पहले या ये लेक्चर सुनने से पहले आपने वो लेक्चर जरूर देखना है बच्चे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। उसमें बच्चे मैंने प्रोबेबिलिटी का सारा बेसिक बता रखा है, वो आपने बच्चे 10th लिखा हुआ, मैंने वहां पर क्लास 10th के लिए लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी। आप एक ही लेक्चर बच्चे वो आपने अच्छे से सुनना है, 1 घंटे का लेक्चर है, उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी शुरू करनी है, तो आपको बच्चे लेक्चर समझ भी आएगा अच्छे से और ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज करते हैं पहले ये बताता हूं आपको। देखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे हम इसलिए यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अगर आप 1 कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो कितना आएगा बच्चे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। मतलब इसमें हमारे 4 केस बन जाते हैं। आपको मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला बता रखा, 2 की पावर n होता है। आप जितनी बार कॉइन को टॉस करोगे उतने टाइम्स आपका n कंसीडर हो जाएगा। जैसे आपने 2 टाइम्स टॉस किया तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 2। कितना आ जाएगा बच्चे, 2 into 2, दैट मीन्स 4 बन जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है बच्चे, अगर 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 की पावर 3, दैट मीन 2 into 2 into 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। अब आपको 8 केस बनाने सिखाए हुए हैं। जब मेरा पिछला लेक्चर देखोगे तो उसमें सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब बच्चे एक चीज सोचिएगा, अगर आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस कर दिया, एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर दिया, 10 बार। अब मैं आपको कहता हूं 10 बार आपने टॉस किया कॉइन को, उसमें 2 हेड आने की चांस बताओ, 2 टाइम्स हेड आने की चांस बताओ, तो बच्चे 10 बार का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। एक तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर हम उसको बनाना चाहें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उस चीज को हमने कंप्रेस किया, मतलब उस चीज को हमने कम टाइम में कंज्यूम किया है बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज इसलिए करते हैं बच्चे, जब आपकी वैल्यूज ज्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब मान लीजिए आपने एक कॉइन को 10 बार फेंक दिया, 20 बार फेंक दिया, 15 बार फेंक दिया, 8 बार फेंक दिया, तो उस चीज को यूज करने के लिए हमने किसको बनाया बच्चे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आपका 1, 2 बार 3 बार कॉइन, तो आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया होगा, आप सुनना उसमें। तो बच्चे अदरवाइज आपके पास ज्यादा बार आपने कॉइन को थ्रो किया है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अगर आप एक कॉइन को 1000 बार फेंक देते हैं, 500 बार फेंक देते हैं, 100 बार फेंक देते हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कॉइन्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता जाएगा। थोड़े कॉइन है तो नॉर्मल मान ले 1, 2, 3 कॉइन, तो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकाल सकते हैं। आपके 5, 7, 10, 15 कॉइन है तो आप बच्चे क्या यूज करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपके कॉइन और ज्यादा हो गए, 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, तो आप कौन सा यूज करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपके कॉइन मान लीजिए 2000 हो गए, 50,000 हो गए, 5000 हो गए, इस टाइप के आपके नंबर ऑफ कॉइन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो आप एक यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इससे अगला चैप्टर आएगा। तो बच्चे एक्चुअली क्या है, ये डिपेंड ऑन द क्वांटिटी के ऊपर कॉइन डिपेंड होकर चलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना बच्चे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज कर रहे हैं ये आपको मैं बता चुका हूं। आपकी क्वांटिटी जब लार्ज होने लग जाती है तो सबसे पहले हम किसको यूज कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मैं आपको एक और फॉर्मूला समझाया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोबारा भी लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ लिखा है P x इक्वल्स टू R। बच्चे यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर स्मॉल x लिखा हुआ है। और एक बात और बच्चे मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, मैं इस बुक में से करवा रहा हूँ, एडवांस स्टैटिक्स के नाम से बुक है, वीके की है बच्चे। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक को आप देख लेना, टॉपिक में आपको करवा रहा हूँ उसमें से, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपके, ध्यान रखना। हाँ जी, अब बच्चे यहाँ पर देखिएगा, इस बुक में जो है यहाँ पर, या कई बुक और जो भी आप यूज कर रहे हो यहाँ पर हमने कैपिटल X लिखा, इक्वल्स टू में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्मॉल r। कई बुक में यहाँ पर स्मॉल x लिखा हुआ है, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ पर r नाम देना चाहे तो r दे सकते हैं, और आप यहाँ पर स्मॉल x नाम देना चाहे तो स्मॉल x नाम भी दे सकते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल में सारी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वही होता है NCR, फिर आएगा बच्चे P की पावर R,
क्या आ जाएगा बच्चे, p की पावर r, फिर आएगा डॉट q की पावर n माइनस r। q की पावर क्या होगी बच्चे, n में से r को माइनस करके इसके ऊपर लिख देंगे। अब ये सारी क्वांटिटी क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। n जो होता है बच्चे वो आपका होता है टोटल ट्रायल्स। n को हम क्या बोलते हैं, टोटल ट्रायल्स। क्या आपने एक कॉइन थ्रो किया, कितनी बार थ्रो किया, 5 बार 6 बार, वो आपका n बन जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स यू ट्रायल ए कॉइन, या जो भी चीज आप ट्रायल करते हैं, कॉइन भी हो सकता है, डाइस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो n हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद आता है p होता है सक्सेस। क्या होता है बच्चे, p सक्सेस। और ये ध्यान रखना, ये जो हमने p निकालना है ना, या सक्सेस निकालना है, जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, उसमें हेड आने के चांस कितने हैं, 1, टेल आने के चांस कितने हैं, 1। मैं आपके पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो आप लिखोगे 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या आएगी, 1/2। बच्चे एक कॉइन को आपने 50 बार टॉस किया, ठीक है, उसमें मैंने 2 बार हेड आने के चांस पूछ लिए, कितनी बार, 2 बार। अब बच्चे आप क्या करोगे, n आपका हो गया 50। अब मैं जब आपसे p पूछ रहा हूं, p का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, सक्सेस बताना है। और बच्चे जो सक्सेस निकालना है ना, ध्यान से बात सुनना, यहां पर सक्सेस इन 1 ट्रायल, आपने एक ट्रायल में करके देखना है बच्चे। जो आप मान लीजिए एक कॉइन को 50 बार फेंक रहा हूं, मुझे 50 बार से यहां पर कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे सिर्फ ये मतलब है अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो उसमें हेड आने की चांस क्या है। जो 1 टाइम्स करोगे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, p मतलब सक्सेस इन 1 ट्रायल। अब बच्चे क्या होता है, क्या को बोलते हैं बच्चे फेलियर इन 1 टाइम्स या 1 ट्रायल्स, फेलियर इन 1 टाइम्स या 1 ट्रायल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब देखिएगा एक खास बात और, p प्लस क्या का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चे, 1। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है अगर पूछे तो आप बताओगे 0 से लेके, प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चे वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, और 0 भी होती है और 1 भी होती है। आप बोल सकते हैं 0 से बड़ी और 0 लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। अब बच्चे किसी चीज के सक्सेस प्लस फेलियर दोनों के होने का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब बच्चे आपको यहां से पता लगा p प्लस क्या हो कितना है, 1। बाई चांस मान लीजिए आपको p का आंसर निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस क्या बन जाएगा बच्चे, 1 माइनस क्या। अगर आपको क्या निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस p बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मैंने आपको यहां पर n के बारे में बता दिया, p के बारे में बता दिया और क्या के बारे में बता दिया। अब रह कौन गया, r के बारे में बताता हूं बच्चे। सबसे पहले आता है यहां पर r जो होता है बच्चे, होता है आपका आउटकम्स। r क्या होता है बच्चे, आउटकम्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, वो आपका हो गया n क्या हो गया आपका 10 टाइम्स। अब मैंने कहा उसमें से 4 हेड आने की चांस बताओ। अब आपने क्या मांगा, 4 हेड, जो आप मांग रहे हो जैसे 4 हेड मांग रहे हो, तो ये बच्चे आपका r काउंट होएगा, ये आपकी आउटकम्स काउंट होएगी। जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हो, मांग रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट मतलब हमारा r बन जाएगा। p क्या होता है, अब सक्सेस, जैसे मान लीजिए एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, आपने 4 हेड मांगे, आपका n हो गया 10, आपने आउटपुट क्या मांगी, 4 हेड। अब p देखेगा, आपने सिर्फ 1 कॉइन को एक्सपेरिमेंट करना है, 1 कॉइन टॉस करो, कर दिया जी, उसमें हेड आने के चांस कितने होंगे, 1/2, तो आपका p बनेगा 1/2, क्या बनेगा 1/2, ठीक है। अब एक खास पॉइंट बताने जा रहा हूं जो सबसे मेन पॉइंट है बच्चे। आपने जो यहां पर r मांगा हुआ है, r क्या मांगा है यहां पर, 4 हेड, तो बच्चे यहां पर p भी जो है ना वो हेड को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या है, जो यहां पर r की सेंस है, r किस फॉर्म में मांगा जा रहा है, r अगर हेड की फॉर्म में मांगा जा रहा है तो p को भी हेड की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बाई चांस आपका r जो है वो टेल की फॉर्म में मांग लेता तो यहां पर p जो है ना वो टेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता। ध्यान रखना, मैं बोलूंगा 1 कॉइन इज टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टेल, तो p किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले टेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे भी आपको बताऊंगा, पहले आपको उसको बेसिक क्लियर कर रहा हूं, ध्यान रखना, उसके बाद आपको डिटेल में करवाऊंगा। अभी आगे सुनिएगा, n पता लग गया, r पता लग गया, p पता लग गया, ये r आपको बता चुका हूं, ये सारी बातें होगी। रह कौन गया, सिर्फ c। इस c के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। सुनिएगा c क्या है। c को वैसे बच्चे हम यहां पर बोलते हैं कॉम्बिनेशन। c जो यहां पर वर्ड यूज किया गया वो है कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। इसको आप कैसे यूज करोगे, वैसे +1 में चैप्टर आता है बच्चे हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां से टॉपिक उठाया हुआ है। जिन बच्चों के पास +1 +2 मैथ्स नहीं था या था
उनको इतनी नॉलेज तो है नहीं यहाँ पर बीकॉम में, अगर है तो आपको अच्छे से क्लियर हो, जिनके पास नहीं था तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं बेसिक पॉइंट सारे बता के चलूंगा, ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चे, पहला पॉइंट मैंने बोला, जैसे मान लीजिए ये जो सी है ना, ये सी जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे कॉम्बिनेशन को। इसको हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब बच्चे पहला पॉइंट मान लीजिए यहां मैंने लिखा 5, इसको बच्चे फैक्टोरियल बोलते हैं, ये जो वर्ड लगा है फैक्टोरियल का वर्ड होता है। अभी फैक्टोरियल क्या होता है, दो तरीके से लिखा जाता है। एक फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, एल शेप में लगा के ना, इसको फैक्टोरियल का सिंबल बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे 5 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या देखिएगा, आप दो तरीके से लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है बच्चे। अब फैक्टोरियल का मतलब देखिएगा, 5 फैक्टोरियल लिखा मैंने, इसका मतलब बच्चे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब आपने क्या करना है, 5 को बैक करना है। हर जैसे मान लीजिए आपने पहले 5 लिखा, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 गया क्या आ जाएगा 4, फिर 1 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 3, फिर 1 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 2, फिर 1 माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 1। ऐसे बच्चे इसको बैक करते रहेंगे जब तक यहां पर क्या ना आ जाए 1। जैसे देखिए आपने यहां पर लिखा 3 फैक्टोरियल, अब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बच्चे खुद देखो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सभी बच्चे मल्टीप्लाई में आते जाएंगे। अब आप इनके अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहां आ जाएगा आपका 6, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। अब बच्चे फैक्टोरियल का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा, और ये मैंने फैक्टोरियल क्यों बताया, क्योंकि बच्चे यहां पर हम कॉम्बिनेशन में इसको यूज करते हैं, तो उससे पहले आपको फैक्टोरियल पता होना जरूरी है। 2-3 बातें और बताता हूं, जैसे देखिएगा आपने 1 फैक्टोरियल खोलना है तो 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 1, ठीक है बच्चे। अब 0 फैक्टोरियल खोलना है तो 0 फैक्टोरियल का आंसर भी क्या होता है बच्चे 1 ही कंसीडर करते हैं, हम ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चे 1 ही होती है। आगे देखते हैं इसके बाद फैक्टोरियल, अगर मान लीजिए और भी ओपन करके देख सकते हैं, मान लीजिए आपका 50 फैक्टोरियल आ गया। अब 50 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे आप सोचो, 50 इंटू 49 इंटू 48 डैश डैश चलता जाएगा एज इट इज, लास्ट वैल्यू क्या आएगी बच्चे 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब आपको लास्ट वैल्यू 1 तक ही खोलनी होती है। एक पॉइंट और बताता हूं, जैसे आपको बच्चे 50 फैक्टोरियल दिया हुआ था, आपके मन में आया जी मुझे 50 फैक्टोरियल पूरा नहीं खोलना, मुझे थोड़ा खोलना है, तो आप बच्चे इसको ऐसा लिख सकते 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, आपके मन में आया जी मुझे यहां तक ही लिखना है, बस 47 तक लिखना है, तो बच्चा 47 के बाद यहां पर फैक्टोरियल लगा दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपका 50 50 49 48 47 फैक्टोरियल यहां पर आपने स्टॉप कर दिया इसको, आप इसको आगे नहीं खोलना चाहते तो आप यहां पर रोक भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसको 1 तक ही लेके जाएं, आपके मन में कि हम इसको बीच में रखना है, कहीं पे रोकना है तो आप रोक सकते हो। एक खास बात बच्चे, जैसे मान लीजिए ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ऊपर कितना दिया 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या दिया 3 फैक्टोरियल। अब देखो मैंने 5 फैक्टोरियल को ओपन किया, 5 इंटू 4 इंटू 3, मैंने 3 पे लाके यहां पर फैक्टोरियल लगा दिया, मैंने इसको रोक दिया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, बच्चे ये दोनों वैल्यू आपकी मैच कर रही है, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल है नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, तो दोनों 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या कर दो कैंसिल कर दो। अब बच्चे बाकी क्या बच गया 5 4 जा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो हमने इसको शॉर्टकट में यूज किया, कई बच्चे इसको ऐसे यूज करते, देखो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा खोल लेंगे, अब 3 फैक्टोरियल को भी खोल लेंगे, फिर वो 3 2 1, तो लास्ट वाले तीनों आंसर तो कट ही गए, बात तो वही है ना। अब बस ये ध्यान रखना फैक्टोरियल को आप कहीं पे रोकना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, वैसे वो जाता 1 तक लास्ट वैल्यू, आप कहीं रोकना चाहें तो उसके ऊपर वहां पर फैक्टोरियल लगा दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर कट करना था ऊपर नीचे वाली वैल्यू को, तो मैंने वहां पर रोक लिया था, वो मेरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उससे कैसे चलाना है। तो बच्चे फैक्टोरियल के बारे में पता लग गया। अब आते हैं हम अपने कॉम्बिनेशन पे, ये कॉम्बिनेशन ये जो सी है इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए अब मान लीजिए मैं एनसीआर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एनसीआर, एन का मतलब हो गया टोटल ट्रायल, सी का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, आर का मतलब हो गया आउटपुट। अब जैसे मैं इसको एक्सपेरिमेंट में करके दिखाता हूं, देखिए बच्चे वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एन फैक्टोरियल, इसका पूरे का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और यहां पर आ जाएगा आर फैक्टोरियल। ये इसको ओपन करने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको कैसे ओपन करते हैं इसके ऊपर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, देखिएगा, ठीक है। ये हम एक बार हटाते हैं यहां से सारी वैल्यूज, हाँ जी। अब हमने क्या फॉर्मूला लिखा था एनसीआर का, यहां दोबारा लिख देता हूं एनसीआर, एन फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल और यहां पर आ जाएगा आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, अब इसको सोल्व करना सिखाते हैं। मान लीजिए आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 10 टाइम्स। तो बच्चे n कितना आ गया आपका? 10। आपने कहा मुझे 4 हेड चाहिए, आपने कितनी आउटपुट मांग रखी है? 4। तो यहां पर r जो बन जाएगा वो आपका 4 बन जाएगा, c की जगह c आएगा। अब बच्चे 10c4 बन गया, ये 10c4। अब 10c4 को आप कैसे ओपन करोगे? लगाओ फॉर्मूला ये वाला, इसके अकॉर्डिंग बच्चे ये बनेगा n फैक्टोरियल। n कौन है हमारा? 10। यहां लिख दोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस r, मतलब क्या है? 10 माइनस 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर, फिर डॉट, ये मतलब मल्टीप्लाई में है, r फैक्टोरियल। r कौन है हमारा? 4 फैक्टोरियल। ये बनेगा बच्चे। अब आप इसको सोल्व करोगे और चेक करोगे आपका आंसर क्या आता है। हाँ जी बच्चे, 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 फैक्टोरियल लिख दिया। 10 माइनस 4 कितना आ गया बच्चे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब बच्चे आपको समझना है कि आपको 10 फैक्टोरियल बैक करना है, ओपन करना शुरू करना है, और कहां तक रोकना है, कहां तक चलाना है। सोचो नीचे सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन है? 6। तो मैं क्या करता हूं? 10 को बैक करना शुरू करता हूं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 6 पे आके मैंने यहां पर रोक लिया, रोकने के लिए क्या लगा दिया? फैक्टोरियल। अब बच्चे देखो नीचे क्या पड़ा है? 6 फैक्टोरियल। इसका क्या फायदा हुआ? 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, इसका ये फायदा हुआ आपको पूरा ओपन करने की जितने कितनी वैल्यू बड़ी है वहां से कट कर सकते हैं आप नीचे वाले, पर सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे। अब यहां पर और क्या लिखा? 4 फैक्टोरियल। तो बच्चे इसको आपको ओपन करना पड़ेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, कैसे करेंगे? देखो 4 से यहां पर कट करेंगे 2 पे, 2 से 2 पे, 3 से 3 पे, हो गया मल्टीप्लाई, कट हो गया आपस में जो कट होना था। 3 7 जा कितना आ जाएगा? 21। और 21 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कितना आ जाएगा? 210। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 210। इससे मतलब ये प्रूव हो गया 10c4 का जो सॉल्यूशन होता है बच्चे वो कितना होता है? 210 होता है। कितना होता है बच्चे? 210। और देखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा 15c12 लिखा। अब 15c12 खोलना है हमने। अब 15c12 देखो, हमारा n कौन है? 15 फैक्टोरियल। r कौन है? 12। यहां लिखेंगे बच्चे 15 माइनस 12 फैक्टोरियल, और अगला लिखेंगे 12 फैक्टोरियल। लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चे, आगे चलते हैं। 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल। अब मैंने चेक किया नीचे वाले में से दोनों वैल्यू में से बड़ी कौन सी है? 12। तो 15 को 12 तक ओपन कर लेता हूं, मतलब 15 को बैक करते हैं। क्या आएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। जहां रोकना हो वहां फैक्टोरियल लगा दो। अपॉन में 3 को बैक कर लेते, 3 2 1। 12 को बैक नहीं करते, 12 फैक्टोरियल रहने दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से कितने कट जाएगा? 5 पे। 2 से कितने कट जाएगा? 7 पे। अब हमारे पास क्या बच गया? 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख दो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चे अब आपको मैंने एनसीआर के बारे में बता दिया। इस फॉर्मूले में जितनी भी चीजें यहां पर यूज होनी है वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब बच्चे आपको अगर बार बार एनसीआर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो आप सोचो एक क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? लगेगा ना? तो बच्चे अब आपको एनसीआर की डिटेल तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब बच्चे मैं आपको एनसीआर का एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ध्यान से बात सुनना। एनसीआर का शॉर्टकट क्या है? अब बच्चे देखो एनसीआर का एक शॉर्टकट है, बता रहा हूं। अब जैसे बच्चे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था, ये देखो, इसको सोल्व करके आपका आंसर 210 आया है, यहां लिख लेते हैं। आपने भी एक क्वेश्चन सोल्व किया था, क्या सोल्व किया था? 10c4 सोल्व किया था, आपका सोल्व करके आपका आंसर लास्ट कितना आया था? 210 आया था। अब बच्चे देखिएगा 10c4 को सोल्व करने में कितना सारा टाइम लगा था? लगा था ना? अब इसका एक शॉर्टकट देखिए बच्चे, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो इसका शॉर्टकट क्या है तो कुछ नहीं, बस इसी को देख के हमने शॉर्टकट बना रखा है। ध्यान से सुनना, नीचे कितना लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, जितनी भी वैल्यू आपके नीचे लिखी होगी, मतलब जो आपका आर होता है, जो भी नीचे आपको दिया होगा आर, आपने ऊपर वाले स्टेप को उतना ही बैक करना है। मतलब यहां पर 4 है। अब मतलब क्या करोगे? अब टाइम को 4 स्टेप बैक करोगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। बस नीचे 4 लिखा था, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप बैक हो गया। एक स्टेप के खुद होता है 10, ध्यान रखना। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 लिखा था, 4 स्टेप बैक कर दिया। अपॉन में इसके नीचे लाइन लगाएंगे, कहीं पे फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है आपको।
यहां लिखा हुआ 4, अब आपने 4 को लिखना है 1 तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सोल्व कर लीजिए। 4 2 पे कट गया, 2 से 2 पे कट गया, 3 से ये, कितना आंसर आ गया 2 टाइम। बात वही है, देखो ध्यान से, आंसर सेम आएगा। अगर हम इसको बार बार फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। अब आप हमने किया क्या, एक्चुअली समझो आप, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने यहां से ड्राइव किया था, ठीक है। आपने 10 को कहां तक खोला, 6 तक खोला था, मुझे पता था ये 6 से 6 कट जाता है यहाँ पे, तो बाकी बचता क्या, एक ये पार्ट बचता है और एक ये पार्ट बचता है, तो हमने इसका डायरेक्ट यहां से शॉर्टकट बना लिया। जितना यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ना, आपने उतना स्टेप ही इसको बैक करना होता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चे, आपने यहाँ 50C3 दिया हो, अब 50C3 दिया है, तो मतलब देखो सबसे नीचे वाली कौन से 3 है, अब 50 को 3 स्टेप तक लेके जाना बैक, तो देखो एक तो 50 हो गया खुद, इंटू 49 इंटू 48, 3 स्टेप बोला था, नीचे 3 था तो 3 स्टेप अपने इसको बैक कर दिए। अब आगे चलते बच्चे, यहां देगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हमेशा 1 तक ही खोलना जो नीचे दिया होगा, ध्यान रखना, ऊपर वाला उतने ही स्टेप बैक करना है जितनी वैल्यू नीचे लिखी हुई है। समझ आ गया। अब इसको कट पीट कर लेते ऊपर नीचे, 3 से कट करेंगे 1, कितना आ जाएगा 6, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 8, ठीक है। अब बच्चे आपने 40, यहां क्या क्या बच गया आप देख लीजिए, 50 इंटू 49 इंटू 8, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, जो भी आपका आंसर होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चे देखो, मैंने बायनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए आपको सारे इसके जो भी यहां पर हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसकी सारी डिटेल आपको एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दी है। अब बच्चे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं आगे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूं इसकी, जो हमारे पास 2.1 है, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल और प्रैक्टिकल करवाऊंगा कुछ। तो ध्यान से समझना बच्चे, आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को थोड़ा बैक करो, ध्यान से सुनो दोबारा से, साथ साथ कॉपी पे लिख के देख लेना, क्लियर हो जाएंगे आपको पॉइंट। और एक पॉइंट और बता दिया, इससे और अच्छे से क्लियर करना है तो 10th क्लास की जो मैंने वीडियो डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी है। यूट्यूब चैनल का नाम है अनुज उद्धवा मैथमेटिक्स क्लासेस, और सेम फेसबुक पे यही नाम है। आप वहां पर पेज को लाइक भी करके रखें ताकि कोई और नई नोटिफिकेशन आएगी आपके काम के लिए तो बता दूंगा आपको साथ में, ठीक है बच्चे। हाँ जी, देखिए बच्चे, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आगे, जो हमारे पास यहां दिया हुआ है इसके बाद वाला। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर आपकी बुक में दिया हुआ पेज नंबर 95 से स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 95 में फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इसके फर्स्ट एग्जांपल में क्या बात बोल रहा है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसने बोला ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, इसने वर्ड यूज किया ए फेयर, फेयर मतलब ये वाला वर्ड यूज किया FAIR। फेयर का मतलब क्या होता है बच्चे, आइडेंटिकल, ठीक है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, आपने एक फेयर कॉइन को, फेयर का मतलब ऐसे इसने जो यूज किया है इसका मतलब ये हो जाएगा, सॉरी आइडेंटिकली फेयर को आप बोल सकते हैं, इसमें मतलब कुछ भी हमने फिक्सिंग नहीं की गई है, मतलब कोई भी चीज चेंजिंग नहीं की गई है। फेयर कॉइन जो मतलब एक नॉर्मल कॉइन है, ये बोल रहा है बच्चे ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, आपने एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस किया। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अभी किस किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है एग्जैक्टली 2 हेड, आपको 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, एग्जैक्टली 2 हेड। सेकेंड पॉइंट क्या पूछ रहा है बच्चे, अब इसने पूछा सेकेंड पॉइंट में एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है बच्चे हमारे से, ये थर्ड पॉइंट में अपने से पूछ रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड, ये पूछा गया बच्चे। पहले पॉइंट में हमारे से पूछा हुआ है एग्जैक्टली 2 हेड, दूसरे पॉइंट में एटलीस्ट 2 हेड, तीसरे पॉइंट में एटमोस्ट 2 हेड, ये बात हमारे से इसने पूछी है। अब ध्यान से सुनिएगा पॉइंट। हाँ जी, अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, क्या दिया हुआ है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, आपने एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है, सेकंड में पूछा है एटलीस्ट 2 हेड, थर्ड पार्ट में पूछा है एटमोस्ट 2 हेड। तो इसका मतलब क्या है हम इसको समझ के चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार टॉस किया आपने, थ्राइस, तो सबसे पहले आपका जो एन हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया।
एन कितना हो गया 3। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करना है, जो भी हमें आउटपुट पूछी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला फर्स्ट पार्ट करना है शुरू, पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। एन आपका 3 हो गया, एग्जैक्टली 2 हेड। आपसे आर में पूछा गया 2 हेड आना चाहिए। आपको एन पता लग गया, आपको आर पता लग गया। अब हमें अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपके सामने फॉर्मूला भी बताया, तो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का P ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल X इज इक्वल टू R। फॉर्मूला हमने प्रॉपर वे में लिखा हुआ यहाँ पर, NCR P की पावर R डॉट क्यू की पावर N माइनस R। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें N पता लग गया, R पता लग गया। अभी हमें क्या नहीं पता लगा, एक तो P नहीं पता लगा और एक क्या नहीं पता लगा, क्यू। तो बात समझिएगा, पहले आप P की बात करते हैं और P यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेड को। P यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेड को। क्यों, क्योंकि हमारे से आउटपुट में क्या पूछा गया, हेड से रिलेटेड बात पूछी गई है। R की और P की जो सेंस है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये हेड की बात करे तो ये भी हेड की बात ही करेगा, अगर टेल की बात करे तो ये भी टेल की बात को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट सबसे मेन है इसका। हाँ जी, अब देखिएगा, मैंने आपको P क्या बताया था शुरू में, याद होगा, मैंने बोला था आप 1 टाइम्स के ऊपर जो ट्रायल करेंगे। अब आप नॉर्मल बात सोच के देखिए, आपने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन में या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। आपने कहा कि मुझे हेड चाहिए, तो बच्चे हेड आने के चांस कितने हैं, 1 डिवाइड बाय टोटल केस कितने हैं, 2, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आपका P का जो आंसर है बच्चे वो 1/2 है। ठीक है, इसको तरीके से लिख लेते हैं, P हमारा कितना आ गया, 1/2। ठीक है बच्चे, अब अगला पॉइंट, आपको पता है P प्लस क्यू जो है 1 के इक्वल होता है। अगर आपको क्यू का आंसर निकालना है तो क्या करोगे, 1 माइनस P कर दोगे, P को उठा के उधर ले जाएंगे। अब आगे चलते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस P के लिए कितनी है, 1/2। यहां रख दीजिए, इसको बच्चे सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके 2 एलसीएम आ गया 2 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो बच्चे यहां पर जो हमारा क्यू का आंसर है बच्चे वो आ रहा है 1/2 आते। P पता लग गया, क्यू पता लग गया, R पता लग गया, N पता लग गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते, देखिएगा। हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन ने पूछा हुआ है पहले पार्ट में एग्जैक्टली 2 हेड आना चाहिए, तो यहां पर लगाते हैं X। R की जगह पर आपने पूछा 2 हेड आना चाहिए, 2H लिख देते हैं। हाँ जी, N टोटल कॉइन कितने हैं, 3। क्या कितने ट्रायल्स हैं, 3 ट्रायल्स हैं। R N 3 C R। R कितना है बच्चे आपका 2, यहां पर 2 लिख देंगे। P कितना है बच्चे आपका 1/2, यहां लिख देंगे 1/2 की पावर R। R कौन है नीचे 2, यहां 2 बन जाएगा। क्या वो कितना है बच्चे 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, N माइनस R। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। दोबारा N माइनस R, N कितना है 3 माइनस R कितना है 2। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब बच्चे आपको मैंने यहाँ इसको सोल्व करना सिखाया था, यहाँ पर 3C2 लिखा हुआ है। सोल्व करने का शॉर्टकट सिखाया था, शॉर्टकट ही लगाना है यहाँ पर आपने। अब 3C2 नीचे 2 लिखा है तो 2 स्टेप बैक करो, 3 into 2। अब 2 स्टेप बैक करने के लिए बोला था क्योंकि नीचे 2 था, तो 3 into 2 हो गया। अब नीचे 2 है तो उसको 1 तक खोलो, 2 into 1। तो ये वाला पार्ट अपना सोल्व होके यहाँ पर आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा 1/2 की पावर 2, तो इसको लिख देंगे 1/2 into 1/2। इसका मतलब ये है कि 1/2 को 2 टाइम्स लिखना है, लिख दिया। अब यहाँ 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। मतलब ये 1/2 की पावर 1 है तो 1/2 हो गया सोल्व यहाँ तक। अब अच्छे देखिए, ये इससे कट रहे हैं, कट कर दीजिए। और कोई वैल्यू कट रही है आपस में, नहीं कट रही। अब देखिएगा 3 है ऊपर और ये सारे 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3 आएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 1 से करेंगे 8, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 3/8। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 3/8 आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हमने किस कंसेप्ट को यूज किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब बच्चे कहेंगे जी यहाँ पर तो 3 ही कॉइन थे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, बिना अगर मान लीजिए आप उससे नहीं कर रहा था, आप नॉर्मल कर लो। नॉर्मल कैसे करते हैं, जो 10th क्लास की वीडियो बनाई उसमें जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे पॉइंट। ठीक है, अभी मैंने आपको इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से यूज करना सिखा दिया। अब बच्चे अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वाले सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखिएगा, यहां पर मैं सेकंड पार्ट बना लेता हूं। एन आपका 3 रहेगा, आर आपका चेंज होगा, यहाँ पर आर के लिए चेंज होगी, पी और क्या वो आपका सेम रहेगा। हाँ जी बच्चे, आगे हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अब अपने से क्या वर्ड पूछ रहा है देखिएगा, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एटलीस्ट 2 हेड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है, आपने कहा भाई कम से कम मेरे पास 2 हेड आनी चाहिए।
एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आर है वो कम से कम 2 हेड मांग रहा है। ध्यान से देखो, आर इज एटलीस्ट, इसको एटलीस्ट बोलते हैं कम से कम। मतलब क्या है कि आपने बोला या तो मेरे को 3 में से 2 हेड आ जाएं तो भी मैं सेटिस्फाई हूं, या 3 में से तीनों हेड आ जाएं तो भी मैं सेटिस्फाई हूं। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज्यादा आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप सेटिस्फाई हैं। अब देखिएगा बच्चे, एटलीस्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कंडीशन लगाई कि आपको स्टैटिक्स के पेपर में पास होना है, तो आपको कम से कम 33 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 33 चाहिए। अब आप सोचोगे कि अगर मेरे पास 34 आ जाए तो क्या करेंगे? तो भी तो आप पास ही हो। आपकी कंडीशन क्या है? मिनिमम 33 की है यहाँ पर, उससे ज्यादा आ गए तो भी आप सेटिस्फाई हो, और मिनिमम कितना चाहिए आपको? 33 चाहिए। वैसे ही यहां पर कह रहा है कि उसको कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड आ गए तो भी ठीक है, 2 से ज्यादा आ गए तो भी ठीक है। 2 से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 3। 3 से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 4। कई बच्चे सोचेंगे कि 4 आ जाए, यहां पर 4 नहीं आ सकता। क्यों? ध्यान सुनिए, जो अपना आर होता है ना, वो कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता, एन के बराबर हो सकता है। अब या तो देखो अपना यहां पर जो केस बनेगा वो ये बनेगा कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इसकी निकालनी है, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड में 2 केस बनेंगे, देखिएगा कौन कौन से। एक तो बन जाएगा कम से कम 2, ये लीजिए 2 हेड मांग लिए। पहला केस इक्वल टू लीजिए 2 हेड, प्लस हो सकता है कि मुझे 2 हेड ना आए और कितने हेड आ जाएं? 3 भी आ सकते हैं। 3 आ गए तो भी मैं सेटिस्फाई हूं। अब आपके माइंड में आ रहा है जी यहाँ पर प्लस क्यों लगा? इसका रीजन और बताता हूं बच्चे। जब आपको कंफर्मेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं कि 2 हेड आएंगे या 3 हेड आएंगे, जब हमें कंफर्मेशन नहीं है तो बीच में प्लस लगेगा, और कंफर्मेशन है तो बीच में क्या लगेगा? मल्टीप्लाई लगता है। अब मुझे उसने बोला एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड आ गए तो भी ठीक, 2 नहीं आए मतलब 3 आ गए तो भी ठीक। अब ये 3 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर आर है ना, जैसे आर की 3 हो गई, वो कभी भी एन से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा एन के बराबर हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा बराबर होती है या उससे हमेशा कम होती है, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चे आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। अब दोनों केस आपको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। अब अपने को ये पूछ रहा है बच्चे 2 हेड आने के चांस पूछ रहा है। शुरू करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना। और एक बात और बताऊं, ये वाला पार्ट तो पीछे वाले एग्जांपल में भी करवाया मैंने, फर्स्ट पार्ट में यही तो था एग्जैक्टली 2 हेड। इसका आंसर तो आप बच्चे वहां से भी उठा सकते हो, नहीं अगर आपको आता तो दोबारा बताए थे, कोई बात नहीं। देखिएगा एन कितना है हमारा? 3, इस फॉर्मूले में लगा रहे हैं। सी आर कितने हैं? 2। पी कितने हैं? ये रहा पी है हमारा 1/2 की पावर कितने लिखनी है? आर। आर कितना है बच्चे? 2। क्याऊ कितने हैं? यहां पर देखा क्याऊ भी 1/2 है। क्याऊ की पावर क्या लिखनी है? एन माइनस आर। एन कौन हमारा? 3, आर कौन है? 2। 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 1। माइनस करके लिखो, प्लस। अब यहां चलते हैं, दोबारा फॉर्मूला लगाओ। एन कितना है हमारे पास? एन हमारा 3। सी आर कितना हो गया? 3 हो गया। आर कितना हो गया? 3 हो गया। इसके बाद बचे 1/2 की, मतलब पी लिख दिया, कि पावर क्या लिख रहे हैं? आर। आर कौन है हमारा? नीचे देखो 3। उसके बाद 1/2 की पावर एन माइनस आर। 3 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 0। 3 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 0। आगे चलते हैं बच्चे। अब 3C2, 3C2 का मतलब क्या होता है? नीचे कितना लिखा है? 2, तो 2 स्टेप ही बैक करना है आपने इसको। यहां आ जाएगा 3 × 2 अपॉन में 2 × 1। नीचे वाले तो खोलना ही खोलना है 1 तक। अब 1/2 की पावर 2, इसका मतलब 1/2 × 1/2। 1/2 की पावर 1, तो यहां पर 1/2। यहां पर बीच में साइन किसका? प्लस का। अब यहां लिखा 3C3, मतलब नीचे 3 है, तो 3 स्टेप बैक करना ऊपर वाले को। 3 × 2 × 1। अब इसको बैक करो 3, 2, 1। अब 1/2 की पावर 3, तो मतलब 1/2 को 3 टाइम्स लिखना है। यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग 1/2 × 1/2 × 1/2 इंटू 1/2 की पावर 0। बच्चे किसी की भी पावर अगर 0 आ जाए तो वहां पर आंसर हमेशा आपको क्या होगा? 1 कंसीडर होगा। कितना कंसीडर होगा? 1। आगे चलते हैं, 2 से 2 कट गया, यहां पर बच्चे 3 बचा, 3 × 1, यहां तो 3 आ गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8। इतने पोर्शन को सोल्व करके आपका आंसर 3/8 आ गया। इधर वाले पे चलते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, ऊपर ये 1 बचा हुआ है अपॉन में 2 × 2 × 2, कितना आ गया? 8। इस पूरे पोर्शन को सोल्व करके आपका आंसर आ गया 1/8। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चे? 8। 8 को 8 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 1।
1 को 3 से करेंगे 3 प्लस यहाँ पर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 + 1 4/8। कट कर दो चीज को, कितना आ जाएगा आपका आंसर 1/2। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है बच्चे वो फाइनल आंसर बनेगा 1/2 बन जाएगा। अब पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है बच्चे, सेकंड पार्ट में पूछा था एटलीस्ट 2 हेड। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया होगा बच्चे? एटमोस्ट 2 हेड दिया होगा। तो बच्चे देखेगा, अब इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर चलते हैं थर्ड पार्ट में। हाँ जी बच्चे, एटमोस्ट अब देखेगा आपका N3 ही रहेगा क्योंकि 3 ट्रायल्स हैं, P और Q भी सेम रहेगा। ठीक है, 1/2 रह गया R। अब R में क्या पूछ रहा है? एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा। आपने बोला भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? 2 हेड चाहिए। मतलब क्या है देखिए, आपने बोला भी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसका मतलब है R जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 हेड होगा। मतलब क्या है? वही एग्जांपल जैसे हमने बोला था, आपको स्टैटिक्स में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। अब मैं यहां पर आपको कंडीशन लगा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक्स में 50 मार्क्स ले सकते हो। मतलब मान लीजिए पेपर ही 50 नंबर का बनाया है, तो आप सोचो कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स ले सकते हो? 50 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स ले सकते हो ना मैक्सिमम। अब ज्यादा से ज्यादा 50 ले सकते हो, उससे कम कितने ले सकते हो? सोच के देखो, 49, 48, 47, 1 नंबर भी ले सकते हो आप, 5 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। मिनिमम से मिनिमम कितना ले सकते हो? 0। -1 ले लेंगे? नहीं, हमारे लिए नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पर। मिनिमम से मिनिमम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना है? 50। अब वैसे ही यहां पर समझना पड़ेगा। अब आपको यहां पर बोला है जो R है वो लेस देन इक्वल टू 2 हेड है। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब समझते हैं, देखिएगा यहां पर आपको बोला है एटमोस्ट 2 हेड। ये सिंबल समझ आ गया? अगर सिंबल नहीं लगाना आता तो यहां पर वर्ड लिख देना एटमोस्ट 2 हेड बोला हुआ है। अब एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि आप ये बोल रहे हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए। मैं यहां से इसलिए लिखना शुरू कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है, और चलते हैं। कंफर्म है? नहीं, 2 हेड आ गए तो भी ठीक। 2 से कम कितना आ सकता है? 1 हेड भी आ सकता है, ये भी ठीक है। 1 हेड से कम कितना आ सकता है? 0 हेड भी आ सकता है बच्चे। आप मानिए एक कॉइन टॉस कर रहे हो, पहला कॉइन टॉस किया, टेल आ गया, दूसरा कॉइन टॉस किया, फिर टेल आ गया, तीसरा कॉइन टॉस किया, फिर भी क्या आ गया? टेल। तो हेड कितनी बार आया? 0 बार आया ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव में हमारा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव पे वर्क नहीं करती, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, इसको सोल्व करने का तरीका, फॉर्मूला यही लगेगा, हर बार तीनों पे लगेगा। शुरू करते हैं, देखिएगा अब 0 हेड, R के लिए कितनी यहाँ पर? 0। शुरू करते हैं, N देखिए, N कितना हमारा? 3, C R की जगह 0, 3C 0 लिख दिया बच्चे। हाँ जी, आगे चलते हैं। इसके बाद P कितना है? 1/2 की पावर R कितना है? 0। क्या कितना है? 1/2 की पावर N माइनस R, N कितना है? 3 - 0 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस X इक्वल टू 1H, एक हेड आने की चांस। N कितना है आपका? 3, C R कितना है बच्चे आपका? 1। आगे यहां पर R की जगह लिख दिया 1। P कितना है? 1/2 की पावर कितना लिखना है बच्चे? P की पावर R। यहां पर R कौन लिखे? यहां देखना है 1 है यहां पर। क्या हो कितना है? 1/2 की पावर 3 - 1 2, मतलब N माइनस R। आगे चलते हैं, प्लस 3C R कितना है? 2, 1/2 की पावर R कितना है? यहां पर लिख दिया 2, 1/2 3 - 2 1। मतलब बार बार ये फॉर्मूला लगेगा, इंडिविजुअल सभी स्टेप पे ध्यान रखना। अब बच्चे पहला पॉइंट, एक पॉइंट नया और बताया था, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चे आपका NCN या NC0, या तो ये दोनों बराबर हो वैल्यू या फिर नीचे 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कैसे होता है बताता हूं। जैसे मान लीजिए भी आपने 3C3 खोला था, आपने पिछले स्टेप में खोला था। जैसे 3C3 पिछले वाले सेकंड पार्ट में करवाया था हमने आपको, तो आपने क्या किया था? देखो 3 × 2 × 1/3 × 2 × 1 किया था। सोल्व करके आपका आंसर क्या आ गया था? 1। ऐसे बच्चे अगर मान लीजिए आप 3C0 खोल लोगे, यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब स्टेप तो बैक करना ही नहीं। अगर इस बच्चे, जिन बच्चों को समझ नहीं आता है 1 कैसे आएगा 0 वाला, तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसको बनाने के लिए आप अपना प्रॉपर फॉर्मूला लगा के देखिए एक बार। प्रॉपर फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 3 में से 0 गया, क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1।
3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल करके आंसर क्या आ जाएगा 1। इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, ये मतलब NCN या NC0 आए तो वहां पर आंसर हमेशा क्या होता है 1। या ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखो यहाँ पर 3C0, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। इस पार्ट की जगह 1 कंसीडर होगा। 1/2 की पावर 0, तो इसका आंसर भी क्या काउंट होगा 1। अब 1/2 की पावर 3, मतलब 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8 प्लस 3C1 मतलब नीचे 1 लिखा है, एक स्टेप बैक, एक स्टेप तो बच्चे खुद होता है, ध्यान रखना 3 ही आ जाएगा अपॉन 1। 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2 इंटू 1/2 की पावर 4 और सॉरी 2, 1/2 इंटू 1/2, 2 टाइम्स कर दिया। आगे चलते हैं बच्चे, इसके बाद 3C2 यहां देगा 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 2, मतलब 1/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यहां देगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 की पावर 1, 1/2। सही है बच्चे, कैलकुलेशन ध्यान से करना, गलती ना हो। पहले पार्ट को सोल्व करो, यहां तो सोल्व होकर आपका आंसर आ गया 1/8 प्लस यहां पर 3 को इनसे मल्टीप्लाई करिए, पूरा पार्ट ऐसे आपका ध्यान रखना, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 प्लस ये बच्चे 2 से 2 कट रहा है, बाकी 3 आ गया अपॉन में 8। बच्चे इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया 8, कितना एलसीएम आ गया 8 को 8 से डिवाइड करें 1, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करें 1 को 3 से करेंगे 3, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से करेंगे 3, तो बच्चे आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 7/8 सोल्व होने के बाद। तो ये बच्चे आपको मैंने इसका थर्ड पार्ट का आंसर बता दिया। ये बच्चे मैंने क्वेश्चन डिटेल में इसलिए करवाया है, एक एक पॉइंट इसलिए क्लियर किया, जब आपका बेसिक कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा तो आपको कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना बिल्कुल इजी लगेगा। और इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये लेक्चर सुनने से पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक लेक्चर जरूर सुन लेना, क्लास 10th का। अगर आपने वो सुन लिया तो इसमें आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर अभी भी आप यहां देख रहे हो वीडियो तो इसको स्टॉप करो, पहले 10th क्लास के लेक्चर में जाओ, प्रोबेबिलिटी वाले में चैप्टर नंबर 15 के नाम से वहां पे वो आप करो बच्चे, फिर आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं बच्चे, देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल अब ये क्या कहते हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल में एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करूंगा अच्छे से, फिर आपको पॉइंट क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चे हमने इसने ये हमें बोल रहा है 4 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब बच्चे आपने क्या करना है, 4 कॉइन को साइमल्टेनियसली फेंकना। साइमल्टेनियसली का मतलब लगातार, एक कॉइन के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। तो सबसे पहले समझो, आपको जो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, एन जो दिया है बच्चे वो कितना दिया 4, मतलब आपने एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर दिया 4 टाइम्स टॉस कर दिया। आगे क्या करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, पहला पार्ट लिख रहा हूं, किस चीज की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, कहता है नो हेड, मुझे कोई भी हेड नहीं चाहिए, नो हेड, इसका मतलब क्या हो गया 0 हेड मांग रहा है। अब देखिएगा जो आपसे मांगा गया है मतलब ये आपका आर हो गया, आर कितना होगा 0 हेड। अब बात रहेगी पी और क्यू, अभी आपको समझाया था पी और क्यू आपके माइंड में खुद ही फिट होना चाहिए। अब पी देखते हैं, पी यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको, हेड को। अब सोचो एक कॉइन को टॉस करो, हेड आने की चांस बताओ 1/2, और क्या ना आने की चांस कितने हुए, वो भी 1/2 होंगे। कैसे निकलेगा, याद है P प्लस क्या हो किसके इक्वल है 1 के, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस P हो जाएगा। ठीक है, अपने को यहां पर P पता लग गया, क्या पता लग गया। अब अपना क्वेश्चन यहां पर पहला पार्ट दिया हुआ है, आर क्या चाहिए 0 हेड चाहिए। एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, देखिए अपना जो फॉर्मूला है वो ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर P x इक्वल्स टू कैपिटल X इक्वल्स टू R, R कितना है बच्चे आपका 0 हेड। अब आपने यहां पर 0 हेड मांगा है, N कितना है 4, C R की जगह पर कितना रख देंगे बच्चे 0, P कितना है 1/2 की पावर, क्या फॉर्मूला है P की पावर R, R कितना है 0, क्या हो कितना है 1/2 की पावर 4 माइनस 0 4, यहां पर आ जाएगा 4C0 4, सॉरी 4C0 क्या आ जाएगा 1। मैंने आपको बताया था किसी के नीचे अगर 0 तो वहां पर आंसर क्या लिखेंगे 1, किसी की भी पावर 0 उसका आंसर 1। 1/2 की पावर 4 मतलब 1/2 को 4 टाइम्स लिखना है, 1/2 1/2 1/2 1/2, सभी के ऊपर मल्टीप्लाई करें ऊपर तो 1 आ जाएगा, 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर। इसी का बच्चे जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो आपको मैं बताता हूं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चे, नो टेल। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे नो टेल। अब आपको कोई भी टेल नहीं चाहिए।
अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला था जो पी की सेंस है और आर की सेंस मैच करवानी पड़ती है। अगर आप एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो और आप कहते हो मुझे नो टेल, कोई भी टेल नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या आप 0 टेल मांग रहे हो। नो टेल का मतलब क्या हुआ, 0 टेल। क्या आप 0 टेल को ऐसे लिख सकते हो कि मुझे 4 हेड चाहिए? अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो उसमें 0 टेल आ रहा है तो हेड कितने आ रहे होंगे, सोचो 4 हेड आ रहे होंगे। आप एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो, आपने बोला कि मुझे 0 टेल चाहिए। अब 0 टेल तो ठीक है, 0 टेल किसके इक्वल माना जाएगा? देखो 0 टेल आया कब आएगा, जब 4 हेड आएंगे। या तो आप इसको 0 टेल लिख लो या फिर आप इसको 4 हेड भी लिख सकते हो। तो आपका आर जो है वो ये कंसीडर हो जाएगा। आर अगर देखा जाए हेड की फॉर्म में तो 4 काउंट होगा, अगर टेल की फॉर्म में काउंट करें तो 0। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, ये माइंड में आता है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया पी की सेंस और आर की सेंस सेम रखनी पड़ेगी। टेल को मैंने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया, हेड की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिएगा। पी एक्स इक्वल टू आर, हम ये लेंगे अब यहां पर 4 हेड लेंगे। 4 हेड लिखना है, 4 हेड लिख लो। यहाँ 0 टेल लिखना है तो पी को फिर टेल की फॉर्म में लिखो। पी की जगह पर टेल लिखेंगे, टेल कितना आएगा 1/2 ही आएगा, पर लिखना किसकी फॉर्म में पड़ेगा, टेल में। एक बात आता हूं, यहाँ पर पी और क्या का आंसर बाई चांस सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर अगर हेड लिखे या टेल लिखे तो आंसर सेम आ रहा है। लेकिन अगर पी और क्या वो अलग अलग होते फिर क्या करते आप, फिर आपका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपर वे में ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं 4 हेड कंसीडर करके चल रहा हूं, 0 टेल का नाम 4 हेड है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एन कितना है हमारा 4, ये रहा। सी आर भी कितना हो गया 4, पी कितना है अपना 1/2 की पावर आर, आर कितना है आपका 4, क्या वो कितना है 1/2, यहाँ 4 में से 4 गया 0। अब 4C4 इसको सोल्व करते हैं। 4C4 मतलब है आपको बताया था एक तो 4NC0, दो बातें बताई थी आपको, NC0 और एक NCN, ये दोनों का आंसर हमेशा क्या होता है 1। या ये दोनों बराबर हो या नीचे 0 आए तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसका आंसर सीधा 1 लिख लीजिए। इसको 1 नहीं पता हो प्रॉपर खोल के देख लेना, 1 ही आएगा। आगे 1/2 की पावर 4 मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 टाइम्स लिख दिया। अब 1/2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना आ जाएगा 16, 1/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमारे से अभी क्या पूछ रहा है वो डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट है, पूछ रहे बच्चे 2 हेड ओनली, आपको सिर्फ 2 हेड चाहिए, 2 हेड ओनली। तो बच्चे जो आपका आर है वो 2 हेड मांगा गया। तो देखिएगा फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू 2h, अब 2 हेड पूछ रहा है। एन कितना हो गया हमारे पास, एन दिया हुआ 4, सी आर कितना है 2, पी कितना है आपका 1/2 की पावर आर 1/2, क्या वो की पावर 4 - 2 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 4C2 दो स्टेप बैक करना है, 4 × 3 2 × 1, 4 × 3 2 × 1। आगे 1/2 की पावर 2 1/2 × 1/2, 1/2 की पावर 2 1/2 × 1/2, 4 से 2 पे कट गया, 2 से 2 पे कट गया। अब आपका आंसर बचा यहाँ पर 3 × 1 × 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 3, नीचे 2 × 2 4 × 2 8, 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात बच्चे? अब देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट। हाँ जी बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका एग्जांपल नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे, एग्जांपल नंबर 4। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 नंबर एग्जांपल करवा रहा हूं। 3 नंबर एग्जांपल इसका एज इट इज है, वो आप खुद देख लेगा क्या है। हाँ जी बच्चे, 4th नंबर एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। ये बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉम्ब हिटिंग ए टारगेट इज 1/5। अब बच्चे कहता बॉम्ब के हिटिंग करने के चांस है 1/5। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने एक बॉम्ब फेंका, उसके चांस है हिट करने के 1/5। तो बच्चे मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी से। और ये ध्यान रखना, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां लिख लेना, हिटिंग द टारगेट। हिटिंग करने के चांस का मतलब वो हिट करेगा, 1/5 चांस है। अब आपको पता है पी प्लस क्या वो किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के। तो क्या वो कैसे निकालेंगे, 1 - पी, पी के लिए यहां भर दो,
1 माइनस 1/5। आगे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ गया 5, 5 माइनस 1 4/5। पी पता लग गया, क्या पता लग गया। और ये जरूरी नहीं है कि हमारा पी सही है, गलत भी हो सकता है। जब तक हम क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पूरी साइंस पढ़ के बताऊंगा, तब समझाऊंगा क्या मतलब है। मैंने मान लिया पी को हीटिंग माना, एक बार लेट कर रहे हैं, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। आगे बोल रहा है 2 बॉम्ब आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। अब कहते हैं बच्चे आपको 2 बॉम्ब है ना, वो इनफ है एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आगे बोल रहे हैं इफ 6 बॉम्ब आर फायर टू द ब्रिज। अब अपने पास टोटल मिला के 6 बॉम्ब है, एन टोटल कितना है 6। आपने 6 बॉम्ब फायर किए। आगे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉय। कितने चांस है कि ब्रिज जो है यार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो बच्चे, अपने को यहां पर आर जो बताया गया वो ये बताया गया था 2 बॉम्ब। अब एक चीज समझ के देखिएगा, ये जो 2 बॉम्ब गिरेंगे, अगर 2 बॉम्ब गिर गए तो ब्रिज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने यहां पर ये वाला सिंबल क्यों लगाया। अब आप सोचिए अपने पास 6 बॉम्ब है, उसने बोला 2 बॉम्ब आर इनफ, मतलब कम से कम 2 बॉम्ब तो चाहिए। उससे ज्यादा आप कितने मर्जी फेंक दो। अब मान लो 3 बॉम्ब फेंक दिए तो भी तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होएगा, 4 फेंक दिए तो भी हो जाएगा, 5 फेंक दिए तो भी हो जाएगा, 6 फेंक दिए तो भी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर एटलीस्ट का सिंबल लगाया है कि आपको कम से कम 2 बॉम्ब की तो नीड है ही है। उससे ज्यादा जितने मर्जी फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा कितने फेंक सकते हैं, 6 फेंक सकते हैं। आर के लिए ज्यादा 6 हो सकते, क्यों, आर जो है वो कभी भी एन से बड़ा नहीं होता। अब देखो यहां पर जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बॉम्ब डिस्ट्रॉय, मतलब हिट कर रहे होंगे उसको। यहां पर भी हिटिंग के चांस है, यहां पर भी हिटिंग मतलब डिस्ट्रॉय करने के चांस दिए हैं। आर और पी की सेंस सेम होनी जरूरी है। यहां पर आप ये जो चैप्टर कर रहे हो उसकी लैंग्वेज समझ आना बहुत जरूरी है। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा पी एक्स इक्वल्स टू एटलीस्ट 2 बॉम्ब, मतलब हिटिंग द टारगेट। कम से कम 2 तो हिट करने चाहिए, इसका मतलब ये एटलीस्ट 2। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2 हिट करें, आर के लिए 2 हो सकती है, हो सकता है हम 3 बॉम्ब फेंक दें, हो सकता है 4, हो सकता है 5, प्लस हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने फेंक दें 6। अब बच्चे आपको 2 वाला केस, 3 वाला केस, 4 वाला केस, 5 वाला केस और 6 वाला केस निकालना पड़ेगा। अभी सारे केस गिनो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 केस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर वे जिस तरीके से हम करके आए वैसे कर सकते हो, इसका भी एक शॉर्टकट है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे आप एक बात समझ के देखो, हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। अब आप ये देखो, आपने 2 तक के केस बना दिए, 2 से लेके 6 तक के। आपने कौन से केस नहीं बनाए सोचो। आपने एक ये वाला केस नहीं बनाया x इक्वल टू 0 वाला, और एक आपने कौन सा केस नहीं बनाया अगर देखा जाए 1 वाला। ये 2 ही केस बचे इस पूरी लाइन के लिए। अगर 0 से शुरू करते मैक्सिमम 6 तक जाते, 0 1 2 3 4 5 6 यहां तक जाते ना हम, तो हमने 2 से लेके 6 तक की सारी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अगर कौन से नहीं पूछे 0 और 1 वाला, तो बच्चे इसका एक अल्टरनेटिव ये है, देखो आप 1 में से जो केस आपसे नहीं पूछे उन दोनों को निकाल के इसमें से माइनस कर दो। 1 में से अगर ये 2 केस हटा देंगे तो बाकी इन्हीं का तो आंसर रह जाएगा। सोच के देखिएगा, दोबारा पॉइंट क्लियर करता हूं। जैसे आपको मैंने बोला 2 वाला केस, 3 वाला केस, 4 वाला, 5 वाला, 6 तक के सारे निकालोगे। अब अच्छा इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में एक शॉर्टकट क्या बन गया, हमने कौन से पीछे वाले केस नहीं निकाले सोचो। एक हमने 0 वाला नहीं निकाला, एक 1 वाला। अगर मैं वो दोनों केस निकाल लूं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से अगर वो 2 केस को हटा दूं तो बाकी प्रोबेबिलिटी किसकी रह जाएगी, इनकी। यहां पर 2 केस सोल्व करने पड़ेंगे, यहां पर 5 करने पड़ेंगे, वो आपकी चॉइस, आप जिस मर्जी से कर लीजिए। तो इसको हम सोल्व करते क्या आएगा आगे देखते हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, हाँ जी शुरू करते हैं। एन कितना है हमारा 6, सी आर कितना है 0, पी कितना है बच्चे 1/5 की पावर 0, क्या वो कितना है, क्या वो है आपका 4/5 की पावर 6 माइनस 0 6। अगला n कितना है 6, सी आर कितना है 1, 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चे, ब्रैकेट में रखना, ध्यान से चलना। 1 माइनस ब्रैकेट शुरू, 6 सी 0, किसी के नीचे 0 तो उसका आंसर 1, किसी की पावर 0 1, 4 की पावर 6, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन है 5 की पावर 6, 5 इंटू 6 टाइम्स है बच्चे, ये लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 6 टाइम्स लिखना है बच्चे, सभी आपने लिख दिया। प्लस
6 ही 1, 6 बाय 1, 1/5 लिख दिया, इंटू 4/5, 5 टाइम्स, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, ये 5 टाइम्स लिख दिया बच्चे हमने। आगे चलते क्या आएगा आगे आंसर इसका, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस 1, देखो बच्चे कुछ भी कट रहा है ऊपर, आपस में ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा। अब देखो 1 को 1 से करेंगे 1, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा 64, 64 4 जा 64 4 जा हो जाएगा आपका 256। 256 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, 1024 आ जाएगा। 1024 को किससे करेंगे, 4 से, यहां आ जाएगा 161,904, ये आंसर बन जाएगा आपका 4096 अपॉन में, इन 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 4096। चेक कर लेते हैं रुको, इसने तो डायरेक्टली सोल्व करेगा, चलो इसने सोल्व नहीं किया, बाकी देखेंगे हम अपने हिसाब से सही है हमारा। 5 इंटू 5 25, ये देखो इसको 25 बन गया, 25 बन गया, 25 इंटू 25 625, 625 को 25 से करेंगे 15,625, 15,625 प्लस, हाँ जी यहां पर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, यहां से शुरू कर, नीचे वाला तो सेम आएगा बच्चे, 15,625, ऊपर वाला देख लेते हैं, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 20, 256, 256 इंटू 4 1024, 1024 को 6 से करना है, 6 4 जा 24, 12 और 2 14, 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 6, यहाँ पर लिखते हैं बच्चे 6144, 6144। अब बच्चे इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है, मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 15,625 आ गया, इन दोनों को सीधा प्लस ही करना है बच्चे, 4096 प्लस 6144। अब आगे सोल्व करते हैं बच्चे, यहां पर सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस, हाँ जी इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 10, 1 आ जाएगा, 10 1 14, 1 इधर आ जाएगा 2, हाँ जी इसके बाद आ गया अपने पास यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 15,625। अब बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, स्क्रीन से 1 लगा के, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15,625, यहाँ चला जाएगा 15,625 माइनस 10,024, 240, यहाँ पर सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चे अपना आंसर आ रहा है 5385 डिवाइड बाय 15,625। इसको कट करके आप सोल्व करो तो बच्चे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.345, 0.345, और मिनिमम वैल्यू में इसको लिखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, जितना आप लिख सकते हो, कट करके भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हमारा इतना लेक्चर कंप्लीट है। तो बच्चे मैंने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाया है, चैप्टर का नाम आपको बता दिया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, बायनोमियल, पॉइसन और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का होता है। आज मैंने आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करवाया है। बच्चे आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, वीडियो आ रही है, और अपने मेरे पेज को, फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आपके नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस कर लेना बच्चे एक्सरसाइज की।